हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय कुमार में। दोस्तों, आज हम लोग जेक मॉडल पेपर का सेट वो 2 देखने वाले हैं, जो क्लास क्या है 10th का है और सब्जेक्ट गणित, समय 1.5 घंटा है और पूर्णांक 40 है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सम्मान निर्देश डिस्कस कर चुके हैं सेट 1 में ही। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा इस प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सभी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में लिखा जा सकता है? ठीक है, तो हम लोग इसी तरह का सेम क्वेश्चंस क्या किए हैं, सेट 1 में भी बनाए हैं। तो चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 140 हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्या उसको 2 से भाग लग जाएगा तो 70 बार में कटेगा, फिर 2 से लग जाएगा, कितना बार में कटेगा 35 दूना 70, फिर 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 सते 35। ठीक है, 7 बार में 1, तो 2 बार 2 आया है और 5 और 7 आया है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 2 बार 2 5 और 7, 2 बार 2 5 और 7, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? सही आंसर बी। उसमें 2 बार 2 यार 5 7 आया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 2। अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों की क्या है, ए और बी है। ठीक है, उसमें HCF, वो 2 संख्याओं का HCF गुना 2 संख्याओं का LCM किसके बराबर होता है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उसके LCM गुने उसके HCF के बराबर होता है। ठीक है, तो LCM गुना HCF दिया है तो क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या क्या क्या माना है, एक का ए माना है, एक का बी माना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। तो ये होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। तो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होगा ए इंटू बी। क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग देखते हैं 45 और 160 का HCF क्या है। तो HCF निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, अगर अभाज्य गुणनखंड आपको पता है तो फटाफट निकाल सकते हैं। 45 का क्या हो जाएगा, 45 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो क्या है, 3 से कटेगा क्या? हाँ, 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 बार में कट गया। फिर 3 से 3 5 15, मतलब 3 गुने 3 गुने 5। ठीक है, 45 का डाल देते हैं, 3 गुने 5। ठीक है, अब हम लोग इसके साथ में क्या बोला है, 160 का। क्या बोला है, 160 का भी कितना होगा, 160 का निकालने बोला है। तो 160 का क्या निकालते हैं, फटाफट निकालते हैं इसका 160 का प्राइम फैक्टराइजेशन गुणनखंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 बार में 80, फिर 2 बार में 40, फिर 2 बार में क्या हो जाएगा, इसका आधा 20, फिर 2 बार में क्या हो जाएगा 10, फिर 2 बार में 5, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया और साथ ही 5 आया। ठीक है, 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 और गुना 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर 3 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 5 5 केवल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 5 5 केवल मिल रहा है। ठीक है, तो इसका HCF हो जाएगा 5, क्योंकि जो दोनों में कॉमन आएगा वही ना हो जाएगा HCF। हम लोग बढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे तरीके से पढ़े हैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए, HCF और LCM निकालने के लिए। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 5, कौन सा ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 5 5 ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए बी दिया हुआ है। ठीक है, उसमें रहने वाले यदि कोई अद्वितीय पूर्णांक संख्या क्यू और आर है तो विद्यमान है, तो उसका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़े हैं इस तरह का। देखो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, तो कौन सा कंडीशन से होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 5 देखते हैं। यदि बहुपद या x² - 9x + a के शून्यक का गुणनफल 8 है तो इसके शून्यक क्या होगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा पूछ रहा है, अल्फा बीटा क्या होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ए के जगह पर हम लोग डायरेक्ट अगर रखते हैं, कोई वैल्यू अगर नहीं रहेगा तो कैसे हमारा अल्फा बीटा निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा, 8। ठीक है, अगर 8 पुट करें तो आ जाएगा x² - 9x को तोड़ देंगे तो एक होगा 8x - x हो जाएगा, यहाँ पर +8 हो जाएगा। ठीक है,
तो एक्स यहाँ पर कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर एक एक्स बचेगा, -8 हो जाएगा। और इसका -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर x -1 तो ये आएगा x -1 आएगा, तो दूसरा आएगा x -8 आएगा। ठीक है, देखो जब शून्य इसके बराबर शून्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 देगा और x बराबर 8 देगा। तो 1 और 8 किसका ऑप्शन है, 1 और 8 पाइप का डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि अल्फा बीटा क्या है, इसका शून्यक है, तो अल्फा बीटा निकाल करके 1/α + 1/बीटा करना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। तो x² + 2x + 1 है, तो इसको तोड़ेंगे कैसे, गुणनखंड के रूप में लाना पड़ेगा। तो x², इसको x + x कर देते हैं, x + x कर दिए प्लस में 1। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं, इसमें x कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पर एक x बचेगा और यहाँ पर +1 बचेगा। यहाँ पर क्या कुछ नहीं आएगा कॉमन, तो +1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर x + 1 हो जाएगा। तो दोनों क्या हो गया, x + 1 और इसमें भी होगा x + 1, दोनों जगह एक। तो अगर इसका शून्य ही निकालें तो क्या हो जाएगा, -1 आएगा, इसमें भी -1 आएगा, मतलब अल्फा -1 बीटा भी -1। तो 1/α बोला है, तो 1/α क्या होगा, -1 आया था, प्लस में 1/बीटा भी -1 आया, तो क्या हो जाएगा, -1 + -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा हो गया बी, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में बोलता है कि यहाँ पर देखो एक ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया, px का ग्राफ बोल रहा है कि इसमें बहुपद के शून्यकों की संख्या बोलो x का ग्राफ में। ठीक है, यहाँ पर x ध्यान से देखो कितना बड़ा, जूम कर देते हैं थोड़ा सा, तो x कितने जगह पर क्या है, कटा हुआ है। तो x एक्सिस में ग्राफ, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 जगह पर कटा हुआ, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू x का शून्य क्या हो जाएगा, 4 जगह हो जाएगा। ठीक है, तो 4 जगह हो जाए तो कहाँ हो, 4 का ऑप्शन है कहीं, हाँ ऑप्शन तो 4 है जी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 7 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि एक युग्म ax + b1y + c1 = 0 दिया हुआ है और a2x + b2y + c2 = इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 रहेगा तो समीकरण का युग्म किस तरह का होगा, उसका हल कैसा होगा वो पूछ रहा है। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो कैसा होता है इसका ग्राफ है, तो एक ही लाइन में गुजरता है, तो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू अनंत होगा, हर पॉइंट में आंसर देगा x होगा। ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट में वह मिलते हुए जा रहा है, तो उसका अनंत वैल्यू होगा, अनेक हल होगा, क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा। ठीक है, उसका हो जाएगा अनेक हल, क्योंकि जब तीनों बराबर रहेगा, तीनों कंडीशन बराबर रहेगा तब होगा उस तरह से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है कि यदि रेखाएं 3x + 2ky = 2 है और 2x + 5y + 1 = 0 है, तो समांतर है। क्या ये दोनों समांतर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों समांतर है, समांतर का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। क्या होता है, c1/c2 एक बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यही कंडीशन हम a1/a2 निकालेंगे पहले। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में a1 क्या है, 3 है, दूसरा समीकरण में देखो a2 क्या है, 2 है। अब देखो इसमें b1 क्या है, 2k है, इसमें देखो b2 क्या है, 5 है। या हम लोग निकालेंगे k का मान, तो क्या निकलेगा, इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 या 15, हाँ k बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा, 2k बराबर हो जाएगा 5 या 15/2। ठीक है, तो k का वैल्यू इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, k बराबर 15/4, क्या हो जाएगा, 15/4। ठीक है, 15/4 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15/4। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x + 5y = 9 है। बोला कि कौन सा युग्म के लिए 8x + 5y = 9 है और तथा kx + 10y = 15 है, जो क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत। असंगत कब होता है, जब दोनों रेखाएं समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है, तभी वह असंगत होता है। तो ये भी थोड़ा कंसेप्ट पकड़ना है। असंगत बोलेगा तो जो एक दूसरे से कटेगा नहीं, हो क्या साथ में नहीं है, तो असंगत हो गया।
और एक दूसरे में कौन कौन कटता है, संगत कौन कौन होता है, संगत होता है, जैसे एक कट गया उसका एक हल है उसको बोलेंगे संगत। जो एक ही लाइन में गुजर रहा है संपाती है वो भी क्या होता है, संगत होता है। लेकिन असंगत कौन सा हो गया, एक समांतर जो गया है वही समांतर। तो समांतर का कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर, असंगत बोलेगा तो इसका कंडीशन लगाना है, ठीक है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू C1/C2। इसके माध्यम से हम लोग क्या निकालेंगे, के का मान निकालेंगे। तो A1 इसमें क्या है 8 है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। अब A2 में क्या है, के खाली है, यहाँ पर के लिख दिए हैं, बराबर यहाँ पर B1 क्या है तो 5 है, B2 क्या है 10 है। तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो जब के इसको इधर गुना करेंगे इसको उधर गुना, के बराबर क्या हो जाएगा 8 गुने 2 हो जाएगा, 8 दूना 16, क्या हो जाएगा 16, के का वैल्यू 16 हो जाएगा। तो 10 का कौन सा ऑप्शन है 16, तो बी ऑप्शन 16 सही आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में बोला कि दो समीकरण दिया हुआ है, उस समीकरण का हल क्या है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है कि हल तो हम लोग को टेस्ट करना है, केवल कौन सा ऑप्शन सही है चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर बना के बढ़िया से दिखाना नहीं है, हम लोग क्या करेंगे आंसर से ही क्वेश्चन को वेरीफाई करवाएंगे। अब क्या करेंगे उतना करना नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ए का सभी एक्स वाई का पॉइंट बैठाते हैं समीकरण 1 में, अगर सेटिस्फाई करता है तो समझ लो समीकरण 2 भी सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू 1, एक्स के यहाँ पर 1 बैठा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर -3, 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, जो गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। बी में बैठाते हैं एक्स का वैल्यू, देखो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 2 है ना, तो एक्स का वैल्यू तुम बैठाओ यहाँ पर एक्स के यहाँ पर, वाई का वैल्यू बैठा तुम यहाँ वाई के यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, और इधर में बैठाएंगे तो -3 गुना -2 क्या होगा -6, तो 10 - 6 क्या हो जाएगा 4 आया, हाँ जी 4 आया। तो बराबर 4 भी है, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसमें यही वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, यही वैल्यू तुम पुट करो यहाँ पर और यही वैल्यू पुट करो तुम यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 था तो 2 3 दूना 6 माइनस, तो माइनस क्या है 2 दूना 4, मतलब 6 और माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो 10 हो गया, मतलब 6 प्लस यहाँ पर 4 हो गया मतलब 10, दोनों कंडीशन क्या कर दिया सेटिस्फाई कर दिया। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बना के भी देखेंगे तो यही हमारा ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, एक्स वाई का मान यही निकलेगा। या हम लोग 15 में देखते हैं, तो कमेंट कीजिएगा अगर आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हैं कि इसको हम लोग बोर्ड में बताइए तो हम बोर्ड में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं अब 12, क्या कहते हैं 12, एक्स बराबर ये है वाई बराबर बी है, इस समीकरण क्या करना है हल क्या होगा, तो ये बी क्रमशः ये चारों में से कौन सा होगा, ठीक है। तो जो एक्स का मान निकलेगा वही ये होगा, जो वाई का मान निकलेगा वही हमारा बी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं एक्स वाई में पुट करते हैं, ये शुरू में एक्स है इधर वाई है, तो क्या करते हैं ए का ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। यहाँ पर 2 बोला है, सबसे पहले देखो इस तरह का क्वेश्चन जब किसी तरह का गुणांक वाला नहीं रहेगा, सीधा सिंपल एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई वाला रहेगा, तो क्या करो एक्स वाई को डिफरेंट 2 आना चाहिए, तो वैसे वैसे हमको डिजिट लेना है। तो 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जा रहा है, ये हमारा ऑप्शन क्या कर रहा है थोड़ा मिल रहा है, तो इसको बैठा देते हैं 5 यहाँ बैठे, यहाँ पर 2 3 हो गया 2, अब इसमें बैठाते हैं 5 + 3, अरे 8 हो जा रहा है, यहाँ पर क्या चाहिए 4 चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो गया गलत हो गया। ऐसा नहीं करना कि एक ठो सही हो गया तो दूसरा भी सही, दूसरा में बैठा के देखना है। अब ये वाला बैठाते हैं, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये सही हो गया। अब 3 में 1 जोड़ेंगे भी तो 4 आ गया, मतलब ऑप्शन हमारा सी क्या हो गया सही हो गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 12 का, ठीक है। अब 13 में देखते हैं, 13 में क्या होता है रेखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 है और क्या है 7x - 4y = 2 है, उसका हल क्रमशः क्या होगा। इसमें भी हो गया वही हल कि सॉल्व करो और एक्स वाई का मान निकालो, तो हम लोग सॉल्व तो करेंगे नहीं, सीधे आंसर से क्या करो क्वेश्चन से मैं पुट करो एक्स वाई का मान और चेक कर लो फटाफट। तो हम लोग क्या करेंगे जिसको वैल्यू पुट करने पर दाहिना तरफ मिल रहा है, अगर 16 आ जाता है तो समझ लो वो क्या है सही है। तो एक्स का वैल्यू 2 रखते हैं, तो 5 दूना 10 और 2 के यहाँ पर वाई के यहाँ पर 3 था, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा इधर प्लस में 6 क्या हो गया, अरे 16 तो मिल गया, ऑप्शन यही सही हो गया। ऐसे भी देखते हैं पुट करके देखते हैं, तो 7 दूना 14 हो जाएगा प्लस में, अच्छा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। अब 4 तिया 12, अब 14 में से 12 2 आएगा और 2 भी मिल जा रहा है, तो हमारा क्या हो गया ऑप्शन ये सही हो गया, 13 का ऑप्शन ये सही होगा। 14 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है
कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए दोस्तों सबसे हम लोग क्या करना है, सबसे सरल तरीका है कि देखो द्विघात समीकरण बोला है मतलब उसका पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो द्विघात वाला, तो यहाँ पर देखो जिस समीकरण में लेफ्ट साइड भी अगर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ रहा है, राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, मान लो एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी मिल रहा है और एक्स स्क्वायर राइट साइड में भी मिल गया, ठीक है। तो वैसे हमारा क्या होगा, वो कभी द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो वैसा हम लोग को कंडीशन नहीं लेना है। देखो यहाँ पर ऑप्शन ए में बोलते यहाँ पर भी एक्स से गुना करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी एक्स से गुना हो तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। ये क्या हो, कभी नहीं एक द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको हम कुछ करेंगे नहीं। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी एक्स स्क्वायर निकलेगा कि पावर में तो एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर टूटेगा तो ये एक्स स्क्वायर भी निकलेगा और यहाँ पर क्या है 2x है, ये तो हमारा बन जाएगा कि इसमें एक्स स्क्वायर इधर दाहिना तरफ है ही नहीं, तो काटेगा उसको कौन, नहीं काटेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। फिर भी इधर देख लेते हैं, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये भी क्या ये नहीं होगा। और इसमें तो क्या है क्यूब लगा दिया है, ये तो और नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी ही सही हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा। 15 में देखते हैं कि द्विघात समीकरण के समान एवं पुनरावृत्ति मूल होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए। अगर देखो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण का है, जो हम लोग देखते हैं विविक्तर का क्वेश्चन है, ठीक है। इससे रिलेटेड अभी हम देख रहे हैं सभी सेट में लगभग 3 4 5 क्वेश्चन दे ही दे रहा है, ठीक है। तो क्या गारंटी, इसको बड़ी अच्छी तरह से बढ़िया से बना लेना है और ध्यान में रखना है कि किस किस कंडीशन में क्या होता है, हो सकता है हमारा क्या होगा एग्जाम में काम देगा। तो 15 बोला है कि कौन सा जो है समान देता है, मतलब एक ही समान देता है इसका मूल, ठीक है। और वह क्या होता है पुनरावृत्ति, मतलब बार बार रिपीट, मान लो 1/2 आया तो 1/2 दोनों का होगा, ठीक है, सभी का सेम सेम होगा दोनों का। तो वैसा कंडीशन में होता है दोस्तों डी उसका विविधकर होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। जब 0 होगा तब क्या होता है, समान होता है। अगर ग्रेटर देन हो गया तो उसका डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग वैल्यू होता है। अगर लेस देन हो गया तो वो क्या हो गया, वास्तविक वैल्यू इसका नहीं होगा, ठीक है। ये सारा तीनों कंडीशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब इसका कौन सा हो जाएगा, डी बराबर 0 आता फिर लिखा रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसका बराबर 0 हो जाएगा, डी बराबर वही होता है, ठीक है। अब 16 में बोल रहा है कि द्विघात समीकरण का विविक्तर निकालो। विविक्तर पूछ रहा है जी, तो विविक्तर हम लोग क्या करते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग बना के देखते हैं। विविक्तर बोला है कि हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे सीधे। बी के यहाँ पर क्या है -5 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 का स्क्वायर माइनस 4 क्या है 4, ये के यहाँ पर क्या है 1 है, क्या सी में है 4 है, ठीक है। 5 5 25 माइनस 4 चौक हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 16 क्या हो जाएगा, डी निकल जाएगा 9। क्या हम लोग देखते हैं 17 नंबर में, 17 में क्या बोलता है जी, द्विघात समीकरण दिया हुआ है इतना, ठीक है, उसका विविक्तर क्या होगा, फिर से विविक्तर निकालने बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही निकाम करेगा बी स्क्वायर। देखो तो बीच में क्या है बी है, तो बी का ही स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस 4, ए के यहाँ पर क्या है 3 है, सी के यहाँ पर क्या है 1/3 है, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा 3 3, यहाँ पर 2 दूनी 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, क्या हो गया 0, इसका भी उत्तर आ गया 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए। अब 18 में बोल रहा है कि समीकरण इतना के मूल क्या होगा, यानी कि मूल क्या होगा भाई, उसको जब सॉल्व करेंगे तो मूल क्या होगा, ठीक है, उसका वैल्यू एक्स वाई का वैल्यू क्या निकलेगा। तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, तो डी 0 हो गया। देखो सेम ही इक्वेशन है, क्या है सेम इक्वेशन है। जब हम लोग जानते हैं कि मूल निकालने के लिए क्या होता है -b प्लस -√100d, ठीक है, बटा में 2a। जब d हमारा 0 हो गया तो केवल -b/2 ये हो जाएगा, इसका d तो 0 है, क्योंकि दोनों जगह समीकरण क्या है सेम है। तो -b के यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × ए के यहाँ पर क्या होगा 3 है, तो 3 लिख दिए, 2 2 कट गया, तो माइनस भी कट गया, तो 1/3। तो इसका जो हो जाएगा मूल 1/3 1/3 2 ठो आएगा, ठीक है, ताकि यह क्या है डी बराबर 0 है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उतना बनाने की ज़रूरत नहीं है।
शॉर्टकट ट्रिक अपनाना है, क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन में उतना दिमाग लगाना नहीं है, कैसे भी हो शॉर्टकट में बनाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण कि x² + 4x + 1 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। बोला कि मूल समान हो, तो मूल समान कब होता है जी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मूल समान वाला क्वेश्चन आ गया, घूरा फिरा के विविक्तर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो विविक्तर का क्या कंडीशन होता है कि b² - 4ac = 0 होता है। तो उसी कंडीशन में हम लोग को पुट करना है, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, b² हो गया -4, ये क्या होता है, ए के यहाँ पर k लिखा हुआ, सी के यहाँ पर 1 लिखा हुआ, ठीक है, बराबर 0। तो 4 चौक 16 हो जाएगा, -4k हो जाएगा, बराबर में 0 हो गया। तो अब इसको दाहिना तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 = 4k, तो 16 = 4k, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, मतलब k बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक देख लिए हैं, बना लिए हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 40 तक देखेंगे, जो बोर्ड के माध्यम से हम लोगों ने हल करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि द्विघात समीकरण है, उसका x² - 3x - 10 = 0 है, तो उसका मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसका x का मान निकालना है। द्विघात समीकरण को हल करने पर तो हमारे पास क्या, 2 मूल देता है, 2 x का मान देता है, ठीक है। तो वह मान क्या क्या होगा उसको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस द्विघात समीकरण को x² - 3x - 10 = 0 है, 0 है, ठीक है। इसका हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, गुणनखंड रूप तोड़ना है। तो क्या होता है गुणनखंड, x²। देखो अगर हमको यहाँ पर क्या माइनस प्लस करना है तो यहाँ पर -3 भी आना चाहिए, और उसको गुना करेंगे यहाँ पर, जो इसको जो 2 भाग में तोड़ेंगे, 2 पार्ट में, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है, मतलब -10 × x², -10x² आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे, -5x और +2x अगर रखते हैं तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -10x² आ जाएगा, और इसको माइनस प्लस भी करते हैं तो क्या होता है, -3x भी आता है। तो ये हमारा क्या होगा, जो तोड़े हैं वो सही है, -10 = 0। अब क्या करेंगे हम लोग, जो कॉमन आएगा उसको कॉमन लेंगे, उसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो x यहाँ पर हो जाएगा और x यहाँ पर बचेगा, ठीक है। माइनस यहाँ से x कॉमन निकले तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, प्लस में यहाँ पर 2 बचेगा, कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ पर x माइनस, और यहाँ पर क्या निकलेगा, 10 में से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है, =0 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर जो क्या है, देखो यहाँ पर सेम पार्ट है, इसको कॉमन ले लेते हैं तो क्या निकलेगा, x - 5, और इधर निकलेगा x + 2 = 0। तो इसका x का मान क्या निकलेगा, इसलिए x - 5 = 0। दूसरा क्या है, x + 2 = 0। तो x बराबर क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, x बराबर क्या निकलेगा, -2 निकलेगा। तो x जो कौन सा आया, मूल आया, x बराबर -2 और 5 आया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं, -2 और 5, -2 और 5, ऑप्शन नंबर ए 20 का हो गया, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अब 21 में बोल रहा है कि एपी से क्वेश्चन है, एपी में बोल रहा है कि 3 1 -1 3 जो क्या है, एक एपी में दिया हुआ है, उसका प्रथम पद और सार अंतर निकालना है। प्रथम पद और सार अंतर फटाफट निकाल सकते हैं हम लोग, तो देखते हैं। बोल रहा है कि 3 1 -1 -3 है, ठीक है, उसका एपी में गया है, तो उसका हम लोग बोला प्रथम पद निकालो। तो प्रथम पद तो सबको जानता है, जो शुरू वाला पद होगा वो प्रथम पद होगा, तो यह हो गया 3। अब हम लोग को क्या निकालना है, सार अंतर निकालना है। सार अंतर क्या हो गया, डी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, डी। तो डी क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, 1 - 3 बराबर -2 हो गया, यानी कि ए और 3, ए और -2, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और ए का हो गया 3 और -2, 3 - 2 कौन वाला है जी, कौन वाला, हाँ 21 का बी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, 21 का। और 22 में बोल रहा है कि 21 18 15 इस तरह से बढ़ते हुए जा रहा है, और बोल रहा है कि कौन सा पद शून्य है
और इधर से जाते थे कौन सा पद जो जीरो होगा ना वह कौन सा पद होगा, ठीक है। तो हम लोग को n निकालना है कि n कितना होगा कि जो जीरो देगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या रखना है कि an पद मतलब an जो होगा वह क्या होगा जीरो आना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा n का वैल्यू कौन होगा क्या होगा कि an जीरो देगा। तो हम लोग an लेके चलेंगे जीरो, an लेके क्या चलना है जीरो। तो यहाँ पर an बराबर जब जीरो दिया हुआ है मतलब nवां पद निकालना है कब, जब ये n हमारा जीरो होगा। तो हम लोग क्या करेंगे n बराबर जीरो लिख दिए। उसके बाद हम लोग को निकालना है क्या n बराबर निकालना है। तो ये हमारा क्या है 21 है, d हमारा क्या है 18 माइनस 21 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो इसे हम लोग सब जानते हैं a और d निकालने के लिए। अब यही फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं। ये निकाल दिए, अब लगा दिए फार्मूला। अब an हमारा क्या है जीरो है। अब ये क्या वैल्यू कितना आया 21 प्लस n माइनस 1 और d का मान -3 आया, ठीक है। यहाँ पर बैठा दिए। अब 21 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा बराबर n प्लस 1 और सॉरी n माइनस 1। यहाँ पर ये क्या है -3 है। अब इसको इधर डिवाइड में ले आते हैं -21 बाय -3 इक्वल टू n माइनस 1। अब माइनस माइनस कट जाएगा 3 1 जा 3 3 7 जा 21 मतलब 7 बराबर n माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब n बराबर क्या होगा तो 7 प्लस 1 हो जाएगा 8। आठवां पद है दोस्तों जो an का वैल्यू क्या देगा जीरो देगा, nवां पद 8 हो जाएगा। तो 8 कौन सा ऑप्शन सही है जी 22 का सी, ऑप्शन सी हो जाएगा जो आठवां पद क्या है शून्य देता है। अब 23 बनाएंगे कि एक एपी है, अभी क्या है एपी है। 23 का क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला कि 7 13 19 इस तरह से बढ़ते हुए जा रहा है और 205 है। लास्ट पद क्या है 205 है। बोल रहा है कि यहाँ 7 से लेके 205 तक जो आया है उसमें कितना पद ये है। ये मतलब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 तो 205 जो आएगा वह कितना नंबर का पद आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा फिर n निकालना पड़ेगा। n बतलाता है कि कितना पद कौन सा पद निकालने बोलेगा। तो हम लोग को तुरंत जाना है कहाँ n के पास जाना है। तो n कैसे निकालेंगे, ये हमारा हो गया ये n पद क्या हो गया n पद दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बराबर क्या है 7 है, d बराबर क्या निकलेगा 13 माइनस 7 7 6 13 6 हो गया। अब an भी दिया हुआ है, ये n बराबर क्या दिया हुआ है 205 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या है 205 है 205 इक्वल टू ये क्या है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 6 आ गया। अब पहले 7 को इधर करते हैं माइनस कर लेते हैं 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6, ठीक है। अब क्या हो जाएगा जब 7 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 2 मतलब 198 198 आ जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 6। अब हो जाएगा यहाँ पर जो 6 इधर गुना में तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा 198 डिवाइडेड बाय 6 बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। अब 6 कम 6 6 3 18 फिर इधर हो जाएगा 6 3 18 मतलब 33 हो गया यहाँ पर। तो ये 33 बराबर आ गया n माइनस 1, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ पर निकाल देंगे n बराबर ये माइनस 1 इधर आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो 33 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 34। 34वां पद है 205 है। तो 34 कौन है ऑप्शन नंबर हमारा है बी। कौन सा हो जाएगा बी 23 का बी। और 24 में देखते हैं कि 24 बोलते हैं 6 से विभाज्य प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग निकालिए। 6 से विभाज्य तो 6 से विभाज्य क्या होगा जब 6 का टेबल हम लोग पढ़ते जाएंगे तो क्या विभाज्य मिलते जाएगा 6 का टेबल में। तो बोला कि 40 तक धन पूर्णांक, तो धन मतलब क्या होता है कि माइनस तरफ नहीं जाना है, कहाँ जाना है प्लस तरफ जाना है, ठीक है 40वां स्थान पर। तो उसका बोला कि उसका योग क्या मिलेगा, उसका योग क्या मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इधर फटाफट
क्या दिया हुआ 6 से विभाज्य, तो 6 से विभाज्य कौन होगा, 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 18, 24, ये सभी क्या है 6 से विभाज्य है। 6 का टेबल में मल्टीपल में जितना जाएंगे और 6 का विभाज्य मिलते जाएगा, ठीक है। तो कहाँ तक जाना है, 40 टर्म तक, 14th टर्म तक जाना है, मतलब ये लगा दिए, मतलब 14th टर्म, ठीक है, मतलब 40वां पद तक जाना है हम लोग को, ठीक है। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि उसका योग, ये सभी 6, 12, 18, 24 सभी का जोड़ अगर निकालते हैं, 40 पद का जोड़, तो क्या निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए SN निकालना पड़ेगा। तो n कितना दिया हुआ है, तो n की जगह पर क्या रखेंगे, 40 रखेंगे, 40, तो S40 निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को पहला पद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और D क्या हो जाएगा, 12 - 6, 6 ही हो जाएगा, क्या कि 6 का बढ़ते जा रहा है। तो ये हम लोग जानते हैं SN बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। तो हम लोग क्या निकालना है, S40 निकालना है, क्या निकालना है, S40 निकालना है, 40वां पद। तो n के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40/2 निकाल लेंगे। अब 2 × ये का वैल्यू क्या है, 6 है, प्लस n के यहाँ पर क्या है, 40 - 1 × d के यहाँ पर क्या है, 6 है, 6 लिख दिए। अब इसको क्या जाएगा, 20 हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 20 बार में। अब क्या है यहाँ बचेगा, 6 दूना 12, प्लस में इधर हो जाएगा 39 × 6, ठीक है। अब हो जाएगा 20, यहाँ पर 39 6 से गुना करने क्या हो जाएगा, 39 6 जा 9 54 के 4 हाथ में 5, 6 × 18, 4 22 23, 234, 12 + 234 हो गया, ठीक है। अब हो जाएगा 20 × 12 जोड़ दो यहाँ पर, 4 2 6, अब यहाँ 4 हो गया, 246। तो क्या हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर दो 20 के साथ में, तो 6 दूना 0 बैठा देंगे, 2 6 12 के 2 हाथ में 1, अच्छा 2 8 1 9, 2 दूनी 4, 4920 हो गया। तो 4920 कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही है 24 का। और 25 में तो बहुत आसान है, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पूरा इस वीडियो को पुरान तक देखिएगा ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आए। तो 25 में बोलता है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज क्या होते हैं, सभी खाली जगह, तो कौन सा त्रिभुज, सभी डैश देके त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन सा त्रिभुज समरूप होता है, तो यहाँ हो जाएगा सभी तरह का, अगर बात करें तो समबाहु त्रिभुज, किसी भी तरह का समबाहु त्रिभुज ले लो तो वह समरूप होता है। समरूप में केवल आकृति का मैटर करता है, उसके साइज से डिपेंड वह नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए जो है समरूप होगा समबाहु त्रिभुज। तो 25 का हो जाएगा डी ऑप्शन, सी हो जाएगा क्या है, समबाहु, ठीक है। अब 26 में देखते हैं 26वां क्वेश्चन। यहाँ से थोड़ा समझने वाला है, बनाने वाला है, तो अच्छी तरह से आपको समझना है और बनाना है। तो 26 में क्या बोलता है कि एक फिगर दिया हुआ है, उस फिगर को अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। अब इस फिगर में बोला है कि ए डी बी ई सी, अब इसमें किस तरह से वैल्यू देखो, बी डी का दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर और ये ई का दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है इसी का दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करना है, ए डी का मान निकालना है, यहाँ से यहाँ का मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय हम लोग जानते ही हैं, थेल्स प्रमेय से बनेगा सारा क्वेश्चन। इस तरह का जितने भी क्वेश्चन पूछेगा एक ही त्रिभुज में इस तरह का जो समांतर दिया रहेगा और इस तरह का वैल्यू दिया रहेगा, तो वह हमारे के क्या बनेगा, थेल्स प्रमेय के नियम से बनेगा। थेल्स प्रमेय क्या बोलता है कि ए डी भुजाओं के एक साइड का अनुपात ए डी बटा डी बी बराबर है किसका, ए ई बटा ई सी का। तो सबका वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, ए डी का दिया हुआ है, ए डी का निकालना है, डी बी का 7.2 दिया हुआ है, इधर 1.8, नीचे 5.4, ठीक है। तो हमको ए डी निकाल, इसको उधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा 1.8 बाय 5.4 × 7.2, ठीक है। अब क्या करते हैं, 18 54, 3 बार में कट गया। अब 3 बार में कट गया तो यहाँ पर 3 से काटते हैं, फिर 3
एकम 3, 3 दूना 6 और 3 पॉइंट हो जाएगा, 3 चौक 12, 2.4। AD का जो वैल्यू आ गया 2.4। तो देखते हैं 2.4 किसका ऑप्शन है, 2.4 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका सही आंसर है। ठीक है, 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए किस तरह बनाए हैं। सो 27 में बोलता है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोणों का तो दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोण के क्रमशः बराबर हो। अब बोल रहा है यहाँ पर कि एक त्रिभुज है, उसका दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोण के बराबर है। मतलब एक त्रिभुज लेते हैं जिसका 27 का एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, उसका मान लो दो कोण, इस त्रिभुज के दो कोण के क्या है, बराबर है। तो वह कौन सा समरूपता कहलाएगा, वह कौन सा समरूपता कसौटी से जाना जाएगा। ठीक है, जब दो कोण की बात कर रहा है, दो कोण बराबर है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं ये समरूपता कसौटी से। ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 28 बोलता है इसमें कि निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो इसमें पहला है एस एस एस, ये ए एस ए एस ए एस। यहाँ तो जितने सारे दिया है सभी क्या है, सर्वांग समता कसौटी। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट भी हो सकता है क्योंकि एस एस ए नहीं होता है और ए एस एस नहीं होता है। ठीक है, एस एस होता है। तो इस तरह के कुछ कंडीशन इसमें दिया होगा तो वह नहीं होता, लेकिन इसमें सारे कंडीशन जो दिया है जो समरूपता कसौटी का होता है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका 28 में कोई इसका अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सभी समरूपता कसौटी का दिया हुआ है, जो होता है वही दिया हुआ है। 29 में देखते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होंगे। बोला कि अगर दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है तो यहाँ पर होता है भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक थ्योरम है कि अगर दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात जो होता है उसके भुजाओं के संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता, मतलब बराबर होता है। ठीक है, समानुपाती होता है और बराबर होता है। तो यहाँ पर वैसा तो कुछ है नहीं कंडीशन, तो हम लोग अगर मारना चाहें तो एक समबाहु और सर्वांग सम, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वह तो समरूप होता है। सर्वांगसम होना जरूर क्या है, सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है समरूप में, तो वह समबाहु हो सकता है। ठीक है, एक समरूप में सर्वांगसम का कोई ज़रूरत नहीं है, वह समबाहु ही होगा। ठीक है, 29 का ये 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, क्या कि जो समरूप होता है उसको हम लोग सर्वांगसम होना जरूरी नहीं, केवल अगर सर्वांगसम में क्या हो जाएगा, सभी अंग बराबर होना चाहिए। और समरूप बोलता है कि छोटा हो या बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसे कोई मैटर नहीं करता है, केवल आकृति एक जैसा दिखना चाहिए। 30 में बोलता है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी क्या है, एक समकोण है। और निम्न से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे 29 हो गया 30 का। 30 में बोलता है कि एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कोण सी क्या है, समकोण है। समकोण का बात हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये कोण तो 90 डिग्री होगा तो समकोण ही बनेगा। तो समकोण का जो कोण सी जो समकोण होगा वह कोण सी उसको लेना है। ठीक है, और बाकी ए बी ले लेते हैं, ये होता है ए बी। जब इसमें कंडीशन है समद्विबाहु, तो समद्विबाहु में क्या, ये भुजा तो बहुत लॉन्ग है, ये तो बराबर हो नहीं सकता है, होगा ये और ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन ये कोण क्या है, 90 डिग्री रखा है। ठीक है, उसका बोल रहा है कि ये चारों कथन में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखो ये समद्विबाहु बोल रहा है कि ये भुजा बराबर है और ये क्या है, कर्ण है। तो हम लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में जब रहता है तो एक पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, ये भी कर्ण है, ए बी का स्क्वायर बराबर ये सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए सी और बी सी क्या है, दोनों बराबर है। क्या है, दोनों बराबर है। तो बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए सी, और इसको भी ए सी के रूप में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये क्या है यहाँ पर ए सी बराबर क्या है, बी सी है। ठीक है, ये कंडीशन समद्विबाहु त्रिभुज में होता है, ये दो भुजाएं बराबर है तो उसके एक भुजा को एक्सचेंज करके दूसरा भुजा की जगह पर हम वही भुजा को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखना यहाँ पर है कि
वह किस फॉर्म में यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसी ऑप्शन के अनुसार से हम लोग क्या करेंगे, उसी भुजा को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ए बी ए सी के रूप में दिया हुआ है या बी सी के रूप में दिया हुआ है, तो ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है ए बी स्क्वायर बराबर ए सी के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, ए सी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग इसी के रूप में लिखेंगे ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। अगर बोलता है यहाँ पर ऑप्शन में बोलता है कि बी सी का स्क्वायर के रूप में, तो हम ए सी को चेंज करते हैं और यहाँ पर बी सी लिख देते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ए सी के रूप में बोला, इसलिए यही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही इसका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसको क्या है फ्री है। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और भेजते रहिए, ताकि सभी जितने भी पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के विद्यार्थी सभी तक मेरे वीडियो पहुंच सके। सब्सक्राइब करने में भी क्या कोई पैसा नहीं लगता है, और शेयर करने में भी कोई पैसा नहीं लगता है, खर्चा भी नहीं होता है। और लाइक तो कर दीजिए, लाइक करने में क्या जाता है कि नहीं। और 31 में बोलता है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है। 31 में क्या बोला क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC में क्या है, एक सभी भुजा दिया हुआ है, मतलब 3 भुजाओं का अलग अलग माप दिया हुआ है। ठीक है, ABC क्या है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें AB बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और BC बराबर क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में आते रहता है। और यार लगभग हम सेट की बात करें तो सभी सेट में लगभग इस तरह का क्वेश्चन क्या है डाला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे कि पिछला सेट में ही हम बताए थे कि अगर इस तरह का तीनों भुजा दिया हुआ है, बोला कि कौन सा कोण किसी एक कोण का मान निकालने के लिए बोलेगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये तीनों भुजा में कंपेयर करेंगे कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसको छोड़कर बाकी दो भुजाओं का सभी भुजाओं का स्क्वायर करते हैं, और बाकी जो छोटा 2 भुजाएं हैं उसको क्या करेंगे सम करके देखते हैं कि कहीं पाइथागोरस प्रमेय का रूप लेता तो नहीं है। तो ए बी का क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 25 का क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा, और 24 का क्या होता है 24 का स्क्वायर 24 × 24 16 6 हाथ में 1 4 2 8 और 1 9 24 4 2 8 2 2 4 6 और 16 17 के 7 हाथ में 1 5 576 क्या होता है 576, इसका हो गया 576। अब दोनों को जोड़ के देखो, छोटा छोटा पार्ट को जोड़ के देखो तो क्या आता है, इसके बराबर आता है कि नहीं आता है। तो 9 6 क्या होता है 15 के 5 हाथ में 1 7 4 3 4 4 11 12 के 2 हाथ में 1 6 625 आ गया। मतलब ए बी और बी सी को जोड़ते हैं तो ए सी के क्या होता है बराबर होता है। तो सबसे बड़ा कौन है ए सी है, ये देखो इस तरह का बनेगा ए सी बी। ठीक है, ए सी सबसे बड़ी भुजा है, क्या है 25 है, और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर क्या है सबसे एक ए बी को मान लेते हैं 7 मान लेते हैं, इसको 24 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहा है पाइथागोरस प्रमेय का रूप ले रहा है, मतलब इसको और इसको जोड़ते हैं तो इस कारण के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब यह समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है समकोण। तो बी का कोण बोला है तो बी हमेशा क्या होगा 90 डिग्री यहाँ पर निकल रहा है, तो 90 डिग्री बोल रहा है कि बी का कोण हो जाएगा, कोण बी का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अब 32 में देते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दोस्तों तो किसी भी वृत्त में जब वह स्पर्श रेखा की बात करती है तो स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। स्पर्श रेखा किसी वृत्त में स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ओनली वन। क्या होता है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अगर 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करा तो वह स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगा, उसको क्या कहेंगे, वह कहलाएगा छेदक रेखा कहलाएगा। क्या छेदक रेखा कह सकते हैं उसको। ठीक है, एक बिंदु से एक पॉइंट से जहाँ भी 2 पॉइंट पर वह छेद कर दिया मतलब वह छेदक रेखा क्या कहलाएगा छेदक रेखा। ठीक है, तो इसीलिए वो एक पॉइंट पर ही प्रतिच्छेद करता है स्पर्श रेखा। तो उसका आंसर हो जाएगा एक में कौन है, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब 33 में देखते हैं हम लोग कि इसमें दिया हुआ है 33, इसमें बोलता है कि बिंदु P से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई
15 सेंटीमीटर है। बोला कि एक वृत्त में बोल रहा है, यहाँ पर एक वृत्त छापते हैं, उसमें एक बिंदु P से, इधर कोई P बिंदु है, वहाँ से क्या कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है, इसके स्पर्श यहाँ से, ठीक है। तो क्या यहाँ पर P से स्पर्श रेखा खींची गई, ठीक है। अब बोल रहा है कि P से दूरी केंद्र से दूरी, अब बोला कि P से केंद्र से दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया, इसका 15 दिया हुआ है, इसका 17 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं त्रिज्या से यहाँ पर जो स्पर्श रेखा पर अगर हम लोग एक क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसका एक लंब के रूप में कार्य करता है, लंब खिंचाता है, ठीक है, एक लंब बन जाता है यहाँ पर, तो वह 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। जब देखो यहाँ पर वो है, अब ये इसका त्रिज्या ही है, लेकिन इस पर ये क्या है, स्पर्श रेखा पर वह लंब का कार्य कर रहा है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो यह 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब 90 डिग्री हो जाएगा तो वह समकोण त्रिभुज का फॉलो करेगा, नियम फॉलो करेगा। तो इसमें देखते हैं क्या है, जब ये 90 इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण क्या है, 17 है, और इधर क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकाल, त्रिज्या निकालना है, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर देते हैं। तो सीधे हम लोग लिखेंगे नहीं, सीधे डायरेक्ट कर देते हैं, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है, होता है इसका 17 इंटू 17 कर देते हैं फटाफट, 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 कम 7 होता है, और 4 10 11 119 और फिर 17, ठीक है, 9 8, अच्छा 289 होता है, 200 क्या होता है, 89 होता है, माइनस 225 हो जाएगा, ठीक है। इसका 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, और इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 64 आता है। तो यहाँ पर आएगा OA का 64 आया है, OA स्क्वायर का, अब OA निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √100 चढ़ जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा 8 का, इसका हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 8। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिज्या निकलेगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 34 में हम लोग देखते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो हम लोग को क्या करना, अच्छी तरह से फिगर पहले ड्रॉ करना है, फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखते हैं इसमें 34 में बोला कि TP और TQ केंद्र वो वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची गई है कि कोण POQ 110 डिग्री का कोण बना रहा है। तो PTQ निकालना है, उसके बराबर क्या निकलेगा। तो एक वृत्त, कितना नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है। उसमें क्या है, एक वृत्त ड्रॉ किया है, ठीक है। उसमें बोल रहा है यहाँ पर बिंदु वो माना है इसको। अब ये क्या है, T है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ एक T है, उस पर क्या है, दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है। यहाँ से भी खींचा गया, यहाँ से भी खींच रहे हैं एक T बिंदु पर। अब बोल रहा है कि ये जो बिंदु है ना, स्पर्श रेखा है, वह क्या बना रहा है, दोनों कोण POQ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, तो हो जाएगा P, हो जाएगा Q। यहाँ से क्या एंगल बना रहा है, देखो यहाँ से 90 डिग्री इधर बना रहा है, उधर भी क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ का कोण बोल रहा है 110 डिग्री दिया है, और यहाँ पर जब 90 डिग्री का कोण तो ऐसे ही बनाता है, क्योंकि जब किसी भी स्पर्श रेखा पर केंद्र से जब लंब खींचते हैं तो वह 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब बोल रहा है इसका कोण बताओ। तो देखो इस सभी को जोड़ो, यहाँ पर कितना कोण है, 1 2 3 4, 4 कोण का जो कितना 360 होता है। तो 360 में माइनस करते हैं, सभी कोण को जोड़ो, 90 में 180, 180 प्लस 110 क्या हो जाएगा, 0 9 290। अब 360 में माइनस कर दो 290 को, 290 माइनस करते हैं, हो जाएगा क्या 0, अब हो जाएगा 9 7 16 70 डिग्री, क्या हो जाएगा ये 70 डिग्री। तो हो जाएगा PTQ या तो QTP क्या हो जाएगा 70 डिग्री। 70 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, इसका 34 का। तो 35 में बोल रहा है कि किसी भी 35 में क्या बोलता है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा जो वृत्त को केवल कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। घुमा फिरा के इस तरह क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं, और फिर एक क्वेश्चन इसी तरह का आ गया। तो बोला कि वह स्पर्श रेखा जो वृत्त के केवल कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, स्पर्श रेखा तो क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 तक हो गया। 35 के बाद 36 देखते हैं। तो 36 में बोल रहा है यहाँ पर कि 120
डिग्री केंद्रीय कोण, एक केंद्रीय कोण मतलब एक वृत्त है, उसको केंद्र मतलब सेंटर में बन रहा है 120 डिग्री का कोण, ठीक है। उसका त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, उसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 120 डिग्री, आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या कि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा कितना है 120 माइनस बटा में 360 डिग्री इंटू 22/7, जब तक ना कहा जाए तब तक 22/7 बिठाना चाहिए। आर का वैल्यू हो जाएगा 7 इंटू 7, ठीक है। तो हो जाएगा 0 0 कटेगा, 12 या 36, 3 बार में कट गया, एक साथ कट गया, क्या हो जाएगा 22 इंटू 7/3, ठीक है। क्या कितना बार में कटेगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो 36 का हो जाएगा बी, 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अब हम लोग देखते हैं 37 का क्वेश्चन। तो इससे पहले बोर्ड को क्लीन करते हैं, बोर्ड तो गया बाहर। तो क्या कीजिएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना पड़ता है, थोड़ा अच्छे तरीके से समझ के क्या करना है, काम करना। एक बार समझिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन जितना बार में पूछे, जितना तरह का पूछे, वो सभी हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं 37 क्वेश्चन नंबर। तो 37 में क्या बोलता है क्वेश्चन कि बोला कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। वह एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और क्या दिया, परिधि दिया हुआ है। परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। एक किसी वृत्त का परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो चतुर्थांश किसको कहते हैं, सबसे पहली बात है तो एक वृत्त है, उसका 4 भाग में चतुर्थांश हो जाएगा। एक उसका 4 भाग का एक भाग, क्या बोल रहा है, एक भाग, इसको बोलते हैं एक थांश, ठीक है। चतुर्थांश क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। तो इसका क्या निकालना है, इससे इतना तक का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या दिया, परिधि दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग को रेडियस तो पता है नहीं, मगर चतुर्थांश का तो हम लोग थीटा पता चल गया कि 90 डिग्री बनेगा। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, रेडियस भी चाहिए। तो रेडियस हम लोग परिधि से निकलेगा, क्योंकि परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ पहले, तो 2 पाई आर, तो इसका वैल्यू बढ़ाते हैं, 2 पाई आर पहले लिखते हैं बराबर 22 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर निकालना है, तो 22 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं, तो 2 11 बार में कट जाएगा, यहीं पर काट दिए, इधर उधर कट जाता है। तो यार बराबर क्या लिख सकते हैं 11, नीचे देखो 7 है तो उधर चल जाएगा, ऊपर में ऊपर कर दिए, नीचे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 11 के में 11 दूनी 22, मतलब रेडियस जो आ गया हमारा आर बाय रेडियस जो आ गया है 7/2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री निकल गया। क्या है कि चतुर्थांश का जितने भी पूछेगा चतुर्थांश का, अगर उसमें एंगल नहीं दिया हुआ है तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। थीटा दिया हुआ 90 डिग्री। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, तो क्या होता है, वही फॉर्मूला बैठाएंगे, क्षेत्रफल का हो जाएगा θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो अब हम लोग थीटा क्या आ गया 90 डिग्री निकल गया, 360 हो जाएगा गुना 22/7 गुने आर, क्या हो जाएगा, रेडियस कितना निकला 7/2 सेंटीमीटर में है, तो गुने 7/2। अब हम लोग कुछ कट्टे का काट देंगे, 0 0 का जाएगा, 9 चौक 36, 4 बना कट गया। अब हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, एक 7 कट गया। अब क्या क्या बच गया, 11 7 77 बच गया, और नीचे क्या बच गया 8 बच गया, क्या बच गया 8। इसको डिवाइड करते हैं, आंसर क्या दिया है, पॉइंट में आंसर दिया है, पॉइंट में हम लोग लाना पड़ेगा। 8 से डिवाइड करो 77 को, और 9 8 72 हो जाएगा माइनस, और इधर क्या बचेगा 5 बचेगा, अब उधर पॉइंट हो जाएगा 0। अब देखते हैं 9 से स्टार किसी का वैल्यू है क्या, देखो इस तरह से हम लोग आधा बना करके भी हम लोग क्या करते हैं आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 37 में
एक भी आंसर जो नहीं दिया हुआ है 9 से स्टार्ट है। तो हमारा जो आंसर आया 9 से शुरू है, तो 9 से क्या है, एक आंसर केवल मिल रहा है। तो वह क्या है, ये ऑप्शन नंबर ये। तो ऑप्शन नंबर ये ही हो जाएगा, ठीक है, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है। पहला मिल गया, उसके बाद इस तरह का कोई और ही नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले नंबर से ही पकड़ा गया कि यही होगा। अब लोग देखते हैं 38 में बोला कि अर्धवृत्त पर बना कोण होता है, अर्धवृत्त पर किस तरह का कोण बनता है, ठीक है, आधा वृत्त पर किस तरह का कोण निर्माण होता है, बनता है। 38 अर्धवृत्त, तो हम लोग अर्धवृत्त बनाते हैं इसको, पहले अर्धवृत्त बन गया। क्या बोला, इस पर कोण देखो, तो ये जो अर्धवृत्त में मान लो किसी भी तरह का कोण बनाते हैं हम लोग अर्धवृत्त पर, यहाँ पर तक जाते हैं, तो सभी का एंगल 90 डिग्री का बनेगा। देखो सभी का एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बने, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो हम लोग वही बोल रहा है कि अर्धवृत्त पर किस तरह का कोण बनता है, तो समकोण बनता है। क्या बनता है, समकोण। ऑप्शन सी हो जाएगा समकोण, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब 38 हो गया। 39 में देखते हैं, बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब बोल रहा है, अच्छा लघु वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। 39 में एक वृत्त ले लिए हैं कि नहीं। अब उसमें बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो एक क्या दिया हुआ है, लघु वृत्तखंड। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा पार्ट वृत्त को खंड कर दें, क्या हो गया, लघु वृत्तखंड हो गया, छोटा पार्ट हो गया। इसका क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग का एक रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रेडियस, 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है ये बड़ा पार्ट का, इस बड़ा पार्ट का एरिया निकालना है, छोटा पार्ट का एरिया दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालने का कंसेप्ट थोड़ा सा सोचना, दिमाग सोचना पड़ेगा। अब सोचेंगे सर ये इसके इधर निकालने कैसे, फार्मूला, कोई तो फार्मूला नज़र नहीं आ रहा है। तो फार्मूला आ रहा है लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, इस पूरे का एरिया निकाल करके ये छोटा वाला पार्ट को माइनस कर देंगे, तो इस बड़ा वाला पार्ट का तो बच ही जाएगा, दीर्घ पार्ट का बचेगा नहीं, बचेगा, बच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरे वृत्त का एरिया निकालेंगे, और ये छोटा वाला वृत्तखंड का क्या दिया हुआ है, एरिया क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो वृत्तखंड का पहले निकालेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, फार्मूला होता है। तो 22/7 लेंगे, आर क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, गुने 7 दिया हुआ है, तो एक साथ से कट जाएगा, 7 में 4, हाथ में 1, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा वृत्त का निकल गया। अब हम लोग को चाहिए दीर्घ वृत्तखंड का, क्या चाहिए, दीर्घ चाहिए, दीर्घ चाहिए, तो उसमें हम लोग को लघु घटाना पड़ेगा। तो 154 में छोटा वाला पार्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर 2 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 बचेगा, 142 142 को किसका है, 142 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। या हम लोग देखते हैं 40 नंबर का। 40 नंबर तो बहुत ही आसान है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत बार बना चुके हैं। तो बोला कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है, त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप की लंबाई क्या होगी। चाप की मतलब परिधि निकालने बोल रहा है, ठीक है, परिधि निकालने बोल रहा है, उसका केंद्र भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट इसको भी हल कर दे सकते हैं। 40 में बोल रहा है कि रेडियस दिया हुआ है कितना, 40 नंबर क्वेश्चन का 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका चाप की लंबाई निकालने बोल रहा है, और क्या दिया, थीटा भी दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, परिधि निकालना, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसका वृत्तखंड का परिधि निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं, और त्रिज्या खंड का, वृत्तखंड बोलते हैं, त्रिज्या खंड का। तो क्या हो जाएगा, परिधि क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है 2πr इंटू थीटा बटे 360 होता है, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, नीचे 360 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 6 6 36। अब क्या कटेगा, हाँ ये भी कटा, 2 3 6, 3 एकम थे 3 7 21, 7 7 कट गया, तो बच गया क्या, 22 सेंटीमीटर। क्या कि परिधि तो इसको
हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं लिख सकते हैं, लंबाई है, तो 22 सेंटीमीटर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या किए हैं, 1 से लेके 40 तक हम लोगों ने हल कर चुके हैं। अगर इसमें भी किसी तरह का दिखे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा क्वेश्चन मैं आपको दिखा, तो मैं पुनः उस क्वेश्चन को पुनः क्या करूँगा, विश्लेषण करके बढ़िया से फिर से मैं डालूँगा, बताऊँगा। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगला सेट के साथ, तब तक के लिए फिर बने रहिए मेरे वीडियो में। और अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें।